हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस एग्जाम्स क्रैकर पर। तो देखिए भाई, जो हमारी सीरीज चल रही है जीएस दृष्टि, जो है इंडियन पॉलिटी जीएस दृष्टि घटना चक्र की जो बुक है उसे कवर करा रहा हूँ मैं कंप्लीट। तो आज ये फोर्थ क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस आ चुकी हैं, नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारा मोटो है इस क्लास को कंप्लीट कवर करना। 1 से 2 क्लासेस और आएंगी तो ये कवर हो जाएगी कंप्लीट बुक। ठीक है। बाकी देखिए, यहाँ से आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने अगर पहले पॉलिटी पढ़ रखी है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ रखी है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और रिवीजन भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो देखिए भाई, जो कॉपीराइट है वो जीएस दृष्टि घटना चक्र वालों का है। यहाँ पे केवल फेयर यूज़ के अंडर इसे यूज़ किया गया है। ठीक है, केवल स्टडी पर्पज़ के लिए एंड नथिंग एल्स। अगर आपको बुक खरीदनी है तो आप मार्केट से ले सकते हैं। ठीक है भाई। और जिन बच्चों के पास बुक है वो भी ठीक है, जिनके पास नहीं है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। जिन्होंने पॉलिटी कहीं से पढ़ी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन अच्छा हो जाएगा। और जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको फैक्चुअल भी और थोड़ी इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ें हैं वो पता चल जाएंगी आपको। ठीक है भाई। तो इससे पहले 3 क्लासेस आई हैं, वो भी देख लें। कंप्लीट करेंगे हम इस बुक को जल्दी से जल्दी। ठीक है, 1 से 2 क्लासेस में। इसके अलावा भाई देखिए, जो आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, जो आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था, अंडर 12th लेवल का, सीधा ही लिख देता हूँ 12th लेवल का, उसकी आंसर की आ चुकी है। वो भी मैं शिफ्ट वाइज करा रहा हूँ, तो वो भी ज़रूर देख लें आप। ठीक है भाई। तो वो मैंने करा दी है, प्लेलिस्ट उसकी मैंने बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं उसका। ठीक है, तो आप वो ज़रूर कर लें। तो हमने पार्लियामेंट तक पढ़ा था। और देखिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है। और देखिए, अगर क्लासेस पसंद आती हैं तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को शेयर करें ताकि ये चीज़ें और लोगों तक भी पहुंच पाएँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ। जिनके पास बुक नहीं है वो यहाँ से चीज़ें पढ़ सकें, और जिनके पास PYQ की बुक अफोर्ड नहीं कर सकते वो PYQ भी कर सकें। ठीक है भाई। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चीज़ें अगर पसंद आती हैं, क्लास पसंद आती है तो लाइक करें, अपने जो रिव्यूज़ हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है भाई। तो देख लेते हैं अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है क्या है। तो पार्लियामेंट से रिलेटेड है, पार्लियामेंट पढ़ेंगे आज हम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, मैं बता देता हूँ, कल हमने मनी बिल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, तो जॉइंट सीटिंग के बारे में पढ़ लिया था। अब इसके नेक्स्ट जो चैप्टर है ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है, तो पार्लियामेंट में देख लेते हैं भाई क्या क्या है। एक बार मिटा देता हूँ मैं इसे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1 मिनट रुकिए भाई, ये थोड़ा क्या हो रहा है इसमें, तो चेक कर लेते हैं। कोई बात नहीं। तो पार्लियामेंट पढ़ना है हमें। तो पार्लियामेंट के जो आर्टिकल हैं उसे देख लेते हैं क्या है। तो देखिए भाई, प्रोविजंस रिलेटेड टू आर्टिकल 79 टू 112। तो पार्लियामेंट के बारे में दे रखा है आर्टिकल 79 से लेके और आर्टिकल 122 तक। पार्ट 5 में है चैप्टर 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के चैप्टर 2 में दे रखी है पार्लियामेंट, और आर्टिकल है 79 से 122। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, कई बार सीधा जो है क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। There shall be a parliament for the union which shall consist of the parliament and 2 houses to be known respectively as the राज्य सभा एंड लोकसभा। तो आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट के बारे में बता रखा है, पार्लियामेंट से रिलेटेड है। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर देखिए लोकसभा और राज्यसभा होती हैं। तो मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स वो कितने हैं, 550, 550। एंड राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स वो हैं 250, 250। अब देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन आगे क्या दे रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 530 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द स्टेट्स। तो 530 फ्रॉम द स्टेट्स एंड मैक्सिमम 20 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज।
तो टोटल कितने होते हैं लोकसभा में, तो ये होते हैं टोटल 550, जिनमें से 530 स्टेट से चुने जाते हैं, और 20 जो बचे हुए 20 हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूनियन टेरिटरीज़ के। ठीक है भाई। आर्टिकल 93, तो इसमें क्या है, चूज लोकसभा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। आर्टिकल 93 में दे रखा है जो लोकसभा है, लोकसभा के स्पीकर हैं और डिप्टी स्पीकर के बारे में, उन्हें चूज कैसे करना है। ठीक है। तो फ्रॉम अमोंगेस्ट द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनमें से ही। आर्टिकल 94 क्या है, द स्पीकर टेंडर्स हिज रेजिग्नेशन टू द डिप्टी स्पीकर। जो स्पीकर हैं लोकसभा के वो अपना रेजिग्नेशन किसे दे सकते हैं, तो वो डिप्टी स्पीकर को देते हैं। एंड डिप्टी स्पीकर टेंडर्स हिज रेजिग्नेशन, और अगर डिप्टी स्पीकर रेजिग्नेशन देते हैं तो किसे देते हैं, वो स्पीकर को देते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भाई। द स्पीकर इज रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय मेजोरिटी। स्पीकर को जो है रिजोल्यूशन पास करके भी रिमूव किया जा सकता है। एंड द लोकसभा सेक्रेटरियल फंक्शंस अंडर द स्पीकर ऑफ। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमने देख लिए द लोकसभा सेक्रेटरियल फंक्शंस अंडर द स्पीकर। तो लोकसभा का जो सेक्रेटरियल है वो किसके अंडर फंक्शन करता है, तो स्पीकर के अंडर फंक्शंस करता है। इसके अलावा अलॉटमेंट ऑफ सीट्स, तो स्टेट वाइज जो अलॉटमेंट होता है सीट्स का बेस्ड ऑन 1971 सेंसस। तो जो स्टेट वाइज अलोकेशन है सीट्स का लोकसभा में, वो जो होता है 1971 का सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग होता है। अकॉर्डिंग टू 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001, दिस अलॉटमेंट विल रिमेन इन प्लेस टिल 2026। तो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था 2001 में, उसमें जो अभी इस अलॉटमेंट को 2026 तक ऐसे ही रखा जाना है। ठीक है। द सीट्स आर अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स। तो सीट का अलोकेशन होता है वो पॉपुलेशन के बेस पर होता है, स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसके बेसिस पर। ठीक है भाई। तो आगे देखते हैं क्या है। जनरली द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा प्रोटम स्पीकर। जो अभी न्यूली इलेक्टेड लोकसभा है उसके इलेक्ट हुई है अगर लोकसभा, तो उसके जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे, ठीक है, उन्हें प्रोटम स्पीकर बनाया जाता है। फंक्शंस क्या होते हैं प्रोटम स्पीकर के, टू एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स आफ्टर जनरल इलेक्शन। तो वो ओथ दिलाते हैं, जो न्यूली इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, उन्हें ओथ दिलाने का काम करते हैं जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं। जैसे ही अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए, नई नई लोकसभा बनी, तो उसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं उन्हें प्रोटेम स्पीकर के तौर पर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट किया जाता है। और उसके अलावा जैसे ही जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, उन्हें जो ओथ कौन दिलाता है, तो वो प्रोटेम स्पीकर ही दिलाते हैं। आर्टिकल 100 क्लॉज 3, तो कोरम ऑफ लोकसभा दे रखा है 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। उसके अलावा फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा वाज हेल्ड ऑन 13 मई 1952। जो फर्स्ट सेशन हुआ था लोकसभा का 13 मई 1952 को हुआ था। जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, ये वाला और ये वाला भी। जो कोरम है किस आर्टिकल में दे रखा है, आर्टिकल 100 क्लॉज 3 में। नेक्स्ट पॉइंट है मीरा कुमार वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर। नेक्स्ट पॉइंट है द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम। ठीक है। नेक्स्ट है टेन्योर क्या होता है, तो फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग। तो 5 साल का कार्यकाल होता है। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर्स टू डिजॉल्व प्रीमैच्योरली। प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती हैं, वो लोकसभा को प्रीमैच्योरली जो है डिसॉल्व कर सकते हैं ऑन द एडवाइज एड एंड एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट जो है पॉइंट है इमरजेंसी एक्सटेंशंस अप टू 1 ईयर एट अ टाइम। तो इमरजेंसी में एक्सटेंशंस भी हो सकता है उसके पीरियड का, टेन्योर का, जो लोकसभा का टेन्योर होता है इमरजेंसी पीरियड में 1 साल का जो है, ठीक है, एक बार में 1 साल का।
नेक्स्ट है मिनिमम एज ऑफ 25 ईयर्स टू बिकम इट्स मेंबर। तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी एज रिक्वायर्ड है? तो 25 ईयर्स होनी चाहिए। उसके अलावा आर्टिकल 80 इसमें क्या दे रखा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राज्यसभा कंसिस्टिंग ऑफ मैक्सिमम 238 elected indirectly members of the states and the union territories and 12 members nominated by the president। तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। इलेक्शन कैसे होते हैं? अकॉर्डिंग टू दी सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है। 12 members nominated by the president having special knowledge of or practical experience in literature, science, art and social services। तो 12 मेंबर्स को 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं राज्यसभा के मेंबर के तौर पे, जिनका एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और नॉलेज होता है लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में और सोशल सर्विसेज में। परमानेंट हाउस है, कैन नॉट बी डिजॉल्व। जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, उसे डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड इन एवरी 2 ईयर्स। राज्यसभा के 1/3 जो मेंबर्स होते हैं रिटायर होते हैं हर 2 साल में। टर्म कितना होता है मेंबर्स का? तो 6 ईयर का टर्म होता है। मैक्सिमम एज फॉर मेंबरशिप इज़ 30 ईयर्स। तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो एज है वो 30 ईयर्स है। द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। नेक्स्ट है द डिप्टी चेयरमैन सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द चेयरमैन। तो जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वो अपना रेजिग्नेशन चेयरमैन को सौंपते हैं, ठीक है। द डिप्टी चेयरमैन कैन बी रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय मेजोरिटी। डिप्टी चेयरमैन को रिमूव किया जा सकता है रिजोल्यूशन पास करके। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ राज्यसभा। तो ऑल इंडिया सर्विसेज के क्रिएशन में, ठीक है, राज्यसभा का जो है एक्सक्लूसिव रोल है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रोविजन फॉर द अलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर राज्यसभा इन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा किस में दे रखा है? तो 4th शेड्यूल में दिया गया है। आर्टिकल 252 पासिंग अ रिजोल्यूशन बाय द लेजिस्लेचर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट। तो 2 या 2 से अधिक जो है स्टेट मिलकर रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं, ठीक है, और रिक्वेस्ट कर सकते हैं पार्लियामेंट से कि वो लॉ बनाए जो सब्जेक्ट जो है स्टेट लिस्ट में दे रखा है। तो ये आर्टिकल 252 में दे रखा है भाई। एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो दे रखे हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। देखो भाई, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हैव अ टेन्योर ऑफ 6 ईयर। नेक्स्ट पॉइंट है द वन हु डिसाइड्स वेदर बिल अ मनी बिल और नॉट। तो कौन डिसाइड करेंगे? तो लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करेंगे अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। नेक्स्ट पॉइंट है हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 108 में जो है जॉइंट सीटिंग दी गई है, और जॉइंट सीटिंग जब होती है तो उसे हेड कौन करता है? तो वो करते हैं लोकसभा के स्पीकर। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 3 अप्रैल 1952 को। तो ये जरूर ध्यान रखना है, पहली लोकसभा कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? तो 13 मई 1952 को। और पहली जो राज्यसभा थी वो कॉन्स्टिट्यूट कब हुई थी? तो जो राज्यसभा है पहली बार कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट मीटिंग ऑफ राज्यसभा वॉज हेल्ड 13 मई 1952। नेक्स्ट पॉइंट है द वन हु कैन लेजिस्लेट लॉज ऑन रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। तो यह है पार्लियामेंट, ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन, तो ओनली इन लोकसभा। The article under which the privileges and immunities of the members of the parliament is determined by, तो ये है आर्टिकल 105। Membership of a member of parliament
assembly is deemed to be terminated unless he determined he has been absent without informing the house. The member of the parliament membership of the member of the parliament assembly is deemed to be terminated unless he determined has been absent without information informing the house. तो अगर कोई भी मेंबर जो है पार्लियामेंट का बिना बताए एबसेंट रहता है 16 जो है कंजिक्यूटिव डेज तक, 60 कंजिक्यूटिव डेज तक अगर वो एबसेंट रहता है तो ठीक है भाई, बिना इन्फॉर्मेशन के, तो उसकी जो मेंबरशिप है वो टर्मिनेट की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है टू विड्रा मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हैज़ टू बी पास्ड एज, तो अप्रोप्रिएशन बिल की तरह उसे पास करते हैं। ठीक है, अगर कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है, मनी निकालनी है तो। अब आता है सुप्रीम कोर्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है सुप्रीम कोर्ट, तो इसे देख लेते हैं भाई। द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, तो किस आर्टिकल में दे रखे हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उनके बारे में जो है आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट से डील करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ जजेस इन द बिगनिंग वर 8 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, एंड नाउ प्रजेंटली 34 हैं, 32 नहीं है, 34 हैं, 33 प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है भाई। नेक्स्ट और क्या पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेट, तो 26 जनवरी 1950 एंड ओपनिंग डेट 28 जनवरी 1950। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 केम इनटू फोर्स ऑन, तो 1 जून 1955 को। ठीक है भाई। द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 केम इनटू फोर्स 1 जून 1955। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स ऑन 26 अक्टूबर 2006 को। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स ऑन 26 अक्टूबर 2006 को। कई एग्जाम्स में सीधा ये पूछ लेते हैं कि ये जो एक्ट है कब से एनफोर्स में आया। ठीक है, केम इनटू फोर्स ऐसे पूछते हैं कई बार, तो ये जरूर ध्यान रखना है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 केम इनटू फोर्स 1 जून 1955 को। नेक्स्ट पॉइंट है द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 केम इनटू फॉर्म ऑन 30 जनवरी 1990 को। देख लेते हैं क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। पहला पॉइंट है बी आ सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा पॉइंट है शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एट लीस्ट 5 ईयर और शुड हैव बीन एन एडवोकेट इन दी हाई कोर्ट डिफरेंट कोर्ट्स टुगेदर फॉर 10 ईयर्स। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए ये क्वालिफिकेशन है, आपको जरूर ध्यान रखने, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम। एडमिनिस्टर्ड एंड ओथ बाय, तो ओथ कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट साहब दिलाते हैं ओथ। तो रिटायरमेंट की एज क्या है, 65 ईयर है। रेजिग्नेशन किसके लिए दे सकते हैं, एड्रेस टू दी प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के लिए जो है रेजिग्नेशन दे सकते हैं अपना। अब कुछ देख लेते हैं भाई आर्टिकल्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के। आर्टिकल 124 जो है इसमें क्या दे रखा है, एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 125 सैलरीज ऑफ द जजेस, सैलरीज वगैरह दे रखी हैं इसमें। आर्टिकल 126 अपॉइंटमेंट, ठीक है, ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। आर्टिकल 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस। तो इनमें से जो है 124 से लेके 147 तक, 124 से लेके 147 तक कोई भी आर्टिकल आता है तो ऑप्शन में सीधा सुप्रीम कोर्ट दिया होगा, आपको सुप्रीम कोर्ट लगाना है। ठीक है,
अगर ना भी याद हो आपके आर्टिकल्स किस 126 में क्या दे रखा है, 128 में क्या दे रखा है, तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं 124 से लेके 147। तो क्वेश्चन आपके जो है सही होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी आपकी। अगर आपको ये नहीं पता है कितने आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो आर्टिकल 128 अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 136 आर्टिकल 132 से लेके 136 एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे एपिलेट जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 132 से लेके 136। आर्टिकल 137 रिव्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट जो आर्टिकल हैं वो देख लेते हैं क्या है। आर्टिकल 141 law declared by Supreme Court to be binding on all the courts within the territory of India। तो आर्टिकल 141 में दे रखा है। आर्टिकल 142 एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ अनलेस एज टू डिस्कवरी। आर्टिकल 142। आर्टिकल 143 द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, तो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143 में दे रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आपको याद होने चाहिए भाई। अब रिमूवल कैसे होता है, रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ मिसकंडक्ट ऑफ और इनकैपेसिटी, मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी में जो है रिमूवल किया जा सकता है। रिलेटेड आर्टिकल्स हैं 124 क्लॉज 4 एंड 124 क्लॉज 5। प्रोसीजर क्या है, बाई ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाई अ मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबर्स बाय अ मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, फैक्ट्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। तो द सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट रुकिए भाई, एक मिनट रुकिए, चलना बंद हो गया है, पेन कैसे नहीं चल रहा भाई, चल गया। तो द पॉइंट है भाई, द सुप्रीम कोर्ट प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन। तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है कब दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये दिया था केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में। ठीक है, 1973 में केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, उसमें जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने प्रोपाउंड किया था। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट है द गार्जियन ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट है द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट है द बेसिस फॉर जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इज वेस्टेड। तो पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में जो नंबर ऑफ जजेस है उनको इंक्रीज कर सकती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है द सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट आर्टिकल 125 क्लॉज 1। नेक्स्ट पॉइंट है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट नॉट इन एनी कोर्ट। तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट नॉट इन एनी कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंट्स द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं। द कॉलेजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड अदर सीनियर जजेस। तो कितने होते हैं कॉलेजियम में, तो 4 मेंबर्स होते हैं, एक चीफ जस्टिस हैं और 3 अदर सीनियर जजेस होते हैं। कुछ और पॉइंट हैं वो भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है।
तो ये है द नेक्स्ट पॉइंट है द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज वेस्टेड अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है। स्टेट और सेंटर का जो डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट सीधा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एडजुडिकेट डिस्प्यूट। तो सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर एडजुडिकेट कर सकते हैं अगर डिस्प्यूट हो सेंटर और स्टेट के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है द लार्जेस्ट एवर बेंच 13 जजेस एट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन केशवानंद भारती केस 1973 में। नेक्स्ट पॉइंट है द आर्टिकल अंडर विच अ क्यूरेटिव पिटीशन कैन बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 में। नेक्स्ट पॉइंट है द वन हु हैज़ द राइट टू ऑब्टेन ओपिनियन ऑन द मैटर ऑफ लॉ फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इज द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है द सुप्रीम कोर्ट एडॉप्टेड द कॉलेजियम सिस्टम फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द ईयर 1993 में। नेक्स्ट पॉइंट है द वन हु इज़ नोन एज द मदर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये है पुष्पा कपिला हिंगोरानी। तो वन हु इज़ नोन एज मदर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो पुष्पा कपिला हिंगोरानी। नेक्स्ट पॉइंट है द लैंग्वेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स इज इंग्लिश है भाई, जो लैंग्वेज है। अब आते हैं हम जूम कर लेते हैं एक बार थोड़ा। तो PIL की बात हो रही है यहाँ पे। तो PIL फुल नेम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओरिजिन कहाँ से हुआ, कंट्री ऑफ ओरिजिन, तो ये USA से लिया गया है PIL। बिगनिंग इन इंडिया, तो इंडिया में कब शुरुआत हुई, 1979 में। और फादर इन इंडिया, तो PN भगवती ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत की 1979 में। मिसलेनियस में देख लेते हैं क्या है। तो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं, जो शेड्यूल 7 में आता है, ठीक है, शेड्यूल 7 में दे रखे हैं स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट एंड रेजिडुअरी पावर्स, ठीक है। तो ये 7th शेड्यूल में जो यूनियन लिस्ट दे रखी है, कितने सब्जेक्ट हैं उसमें, तो 100 सब्जेक्ट हैं। ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट थे। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट हैं और ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट थे। कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली वर 47 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो और देख लेते हैं मिसलेनियस में क्या है। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं भाई इसे, ठीक है। तो मिसलेनियस में दे रखा है आर्टिकल 371 स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। आर्टिकल 371A स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स ऑफ नागालैंड एंड 371B स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ आसाम एंड आर्टिकल 371C स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ मणिपुर। तो ये जरूर ध्यान रखना है आपको, कई बार प्रोविजंस पूछ लेते हैं आर्टिकल से रिलेटेड। तो 371 प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। 371A तो नागालैंड से रिलेटेड है स्पेशल प्रोविजंस, और 370B आसाम से रिलेटेड है। 371C तो ये मणिपुर से रिलेटेड है, ठीक है। आगे देखते हैं हाई कोर्ट के बारे में है। तो इसमें देख लेते हैं क्या है भाई। तो हाई कोर्ट्स कितने हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप एक बार देख सकते हैं और मैं थोड़ा अनजूम कर देता हूँ, देख लीजिए भाई, ठीक है। ये सारे हाई कोर्ट्स के बारे में दे रखा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है भाई। तो हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में है। तो हाई कोर्ट में देख लेते हैं, पहले थोड़ा जूम करते हैं। तो ये है भाई हाई कोर्ट का तो इंट्रोडक्शन में टॉप पोजीशन इन द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोविजंस किस में है, तो पार्ट 6 में है, अंडर चैप्टर 5 के अंडर है, और आर्टिकल 214 टू 231 तक है। हाई कोर्ट्स के जो आर्टिकल हैं हाई कोर्ट के बारे में जो दे रखा है, वो आर्टिकल 214 से लेके 231 तक। अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट विद एक्सेप्शन।
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है हर एक स्टेट में हाई कोर्ट हो, 2 स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ और पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो यहाँ पे हाई कोर्ट की करेक्टरिस्टिक्स, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बाय द प्रेसिडेंट, होल्ड्स ऑफिस टिल द एज ऑफ 62, रेजिग्नेशन लेटर किसके लिए देते हैं, तो बाय राइटिंग अ लेटर अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, रिमूवल सिमिलर टू द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल होता है ऐसे ही हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल होता है, वही प्रोसेस है। नेक्स्ट है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, प्रोविजन क्या है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 6 चैप्टर 6 में दे रखे हैं, आर्टिकल 233 टू 237। तो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में दे रखा है आर्टिकल 233 से लेके 237 तक। तो अब आते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में देखते हैं भाई। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड ऑफ द स्टेट्स। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया प्रोविजंस किस में है, तो आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड ऑफ द स्टेट्स। तो आर्टिकल 266 में दे रखा है ये जो कंसोलिडेटेड फंड है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, एंड ऑफ द स्टेट्स। इसके अलावा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर एक्सपेंडिचर, मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर पासिंग ऑफ एन अप्रोप्रिएशन बिल बाय द पार्लियामेंट। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई। उसके अलावा मेन एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा। तो ठीक है भाई, इनकी सैलरी जो अलाउंसेज होते हैं ये सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं। सैलरीज, अलाउंसेज एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके अलावा सैलरीज, अलाउंसेज, पेंशंस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड पेंशंस ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, और सैलरीज, अलाउंसेज एंड पेंशंस ईटीसी ऑफ द कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इन सब की सैलरी जो है, अलाउंसेज, ये सब कहाँ से आता है, तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। अब आते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के ऊपर। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या है, तो इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडियन स्टेट्स जस्ट लाइक सेंट्रल लेवल। स्टेट एग्जीक्यूटिव इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 6 में दे रखा है, चैप्टर 2 में है, और आर्टिकल 153 से लेके 167 तक आर्टिकल ज़रूर ध्यान रखने हैं आपको। अब आता है गवर्नर के ऊपर। तो गवर्नर की कुछ पावर्स हैं, गवर्नर की, ठीक है, फंक्शंस क्या क्या हैं वो सब देखते हैं। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो भाई गवर्नर प्रोविजंस क्या है, द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट वेस्टेड इन द गवर्नर, वन गवर्नर फॉर ईच स्टेट। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट साहब करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट करते हैं। होल्ड्स ऑफिस, तो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। रेजिग्नेशन बाय सेल्फ साइंड लेटर एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया और कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। स्पेशल क्या है, ऑल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर फॉर्मली कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द गवर्नर। ठीक है, जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, फॉर्मली कैरिड आउट इन द नेम ऑफ गवर्नर। इमोल्यूमेंट, अलाउंसेज एंड अदर एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। ठीक है भाई, चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट्स। फंक्शंस क्या हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर मिनिस्टर्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ऑर्गन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। पावर्स क्या हैं, टू समन और प्रोरोग्यू और डिसॉल्व द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सम्मन कर सकते हैं, प्रोरोग्यू कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं जो सेशन होता है
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट हमारा पॉइंट। तो इसमें दे रखा है भाई अपॉइंटमेंट बाय गवर्नर, अपॉइंटेड बाय गवर्नर। तो गवर्नर के फंक्शंस हैं, देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो जूम ही करते हैं इसे भी। तो गवर्नर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, तो नॉमिनेटेड 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो 1/6 जो मेंबर्स हैं, जितने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स होते हैं, उसके जो 1/6 मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट कौन करते हैं, तो नॉमिनेट करते हैं गवर्नर साहब। द गवर्नर अपॉइंटेड अ मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करंटली सीज्ड। तो ये प्रोविजन ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट है भाई बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो असेंट गिवन, विद होल्ड असेंट। तो अगर बिल पास कर दिया स्टेट लेजिस्लेचर ने, तो उसके बाद वो गवर्नर के पास जाता है। तो गवर्नर क्या कर सकते हैं, असेंट दे सकते हैं, विद होल्ड असेंट। बिल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। उसके अलावा रिटर्न फॉर रिकन्सिडरेशन, नॉट मनी बिल, मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते। असेंटेड ऑन रीसेंट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन। जुडिशियल पावर्स में क्या है, ग्रांट pardons, reprieves, respites and remissions of punishment, suspend, remit and commute the sentence। के अलावा डिस्क्रिशनरी पावर्स देख लेते हैं गवर्नर की क्या क्या हैं। तो डिस्क्रिशनरी पावर्स में टू रिटर्न अ बिल पास बाय द लेजिस्लेचर फॉर रिकन्सिडरेशन। तो ये लेजिस्लेटिव जो है डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं गवर्नर की, तो रिटर्न अ बिल पास बाय द लेजिस्लेचर फॉर रिकन्सिडरेशन। इसके अलावा ऑर्डरिंग द गवर्नमेंट टू प्रूव इट्स मेजोरिटी इन द असेंबली, ऑर्डरिंग द गवर्नमेंट टू प्रूव इट्स मेजोरिटी इन द असेंबली, ये भी डिस्क्रिशनरी पावर है जो है गवर्नर की। उसके अलावा टू डिसमिस द चीफ मिनिस्टर हु केम इन टू माइनॉरिटी, to dismiss the chief minister who came into minority। Next है to assent any bill withhold or reserve for the consideration of the president। तो ये जो है डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं गवर्नर की। इसके अलावा आगे क्या दे रखा है ये भी देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या है। तो ये है स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। स्टेट लेजिस्लेचर में देखिए इंट्रोडक्शन, तो ये पार्ट 6 में दे रखा है स्टेट लेजिस्लेचर चैप्टर 3 में, और आर्टिकल 168 से लेके आर्टिकल 212 तक। ऑर्गन्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नर्स। लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है, मेंबर्स का जो नंबर होता है मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60। एक्सेप्शन सिक्किम और गोवा के लिए एक्सेप्शन है। और स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और ऊपर क्या दे रखा है ये भी देख लेते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो पहले स्पीकर के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसे पढ़ लेंगे जो है काउंसिल। द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो राइट्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं, सिमिलर टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। कास्टिंग वोट, एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स। एस्टेब्लिशेस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द हाउस एंड द गवर्नर। क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनके जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो बता रखी है। तो क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स में सिटीजन ऑफ इंडिया, मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। तो इतना जो है क्वालिफिकेशन दे रखी है। बाकी अब देखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, द पार्लियामेंट क्रिएशन और प्रोविजन बाय लॉ इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट passes द रिजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो पार्लियामेंट बना देती है भाई, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 171, कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। परमानेंट हाउस होता है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। टर्म ऑफ मेंबर्स तो 6 ईयर है। ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर
1/3 ऑफ द मेंबर्स एज क्लोज एज पॉसिबल रिटायर्ड। तो हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स जो है रिटायर्ड हो जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से। मेंबरशिप 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द members to 1/3 of the total number of members of legislative assembly not less than 40 in any case। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है ये एग्जाम में। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, तो 5/6 ऑफ द मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। रिमेनिंग 1/6 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। नेक्स्ट जो है भाई द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में दे रखा है आर्टिकल 163। A council of ministers headed by the chief minister and to aid and advise the governor। तो 163 जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। आर्टिकल 164 जो है क्लॉज 1, द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 164 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर नॉट मोर देन 15% but not less than 12 of the total number of members of legislative assembly of that state। नेक्स्ट है आर्टिकल 164 क्लॉज 2, द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट दे रखा है नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पे दे रखे हैं नंबर ऑफ जो है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। थोड़ा अनजूम कर देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है भाई सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो जो नेक्स्ट पार्ट है तो इसे भी कर लेते हैं कंप्लीट। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो जुडिशरी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, और ये है भाई आपका लेजिस्लेचर, ठीक है। तो पावर्स टू टेक डिसीजन ऑन लॉ, तो जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव होती हैं लॉ एनफोर्समेंट पावर्स होती हैं आर्टिकल 52 to 78 प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होते हैं। आर्टिकल 52 में प्राइम मिनिस्टर डी फैक्टो चीफ लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा। तो प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज अंडर आर्टिकल 54 में दे रखा है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो ये मेंबर्स होते हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में। लेजिस्लेचर, द पार्लियामेंट पावर टू मेक और चेंजेस लॉज, पार्लियामेंट आर्टिकल 79 to 122। राज्यसभा आर्टिकल 18 में अपर हाउस है, मैक्सिमम मेंबर्स 250 हैं एंड 12 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। लोकसभा आर्टिकल 81 लोअर हाउस है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है 550। तो यही ध्यान रखना है भाई आपको। इसके बाद आता है स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो देखिए पार्ट 6 में दे रखा है और आर्टिकल 153 से लेके 167 तक स्टेट एग्जीक्यूटिव। गवर्नर जो है आर्टिकल 153 में है एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। आर्टिकल 155 में जो है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर दे रखा है। टर्म ऑफ ऑफिस इज जनरली 5 year बट एक्चुअली होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 153 में एंड आर्टिकल 155 किससे रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर डी फैक्टो हेड ऑफ द स्टेट, द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द असेंबली, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। आर्टिकल 164 जो है जो सीएम है वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, चीफ मिनिस्टर जो है। होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर टिल मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर आर्टिकल 163 में दे रखा है। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर, विद द रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व्ड। नेक्स्ट है एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट का, आर्टिकल 165 में दे रखा है। और अटॉर्नी जनरल मैंने आपको बताया था कल, अटॉर्नी जनरल के बारे में हमने पढ़ा था, तो वो आर्टिकल 76 में है। ऐसे ही एडवोकेट जनरल होते हैं जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं स्टेट में, और जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं सेंटर के। अपॉइंट कौन करता है? तो गवर्नर अपॉइंट करते हैं। टेन्योर नॉट फिक्स्ड, होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। ठीक है भाई, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में भी देख लेते हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। सेंटर स्टेट रिलेशंस कल हम इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 10 पेजेस और बचे हैं, तो कल आई थिंक कल भी इनके बराबर ही क्लास हो, ठीक है। तो कल कल में ये हम कंप्लीट कर देंगे 10 पेजेस। तो आज के लिए आई थिंक इतना बहुत है भाई, बहुत लंबी क्लास हो जाती है नहीं तो या फिर पढ़ लें सेंटर स्टेट रिलेशंस को। तो चलो पढ़ ही लेते हैं इसे भी। द सेंटर स्टेट रिलेशंस में द लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, फाइनेंशियल रिलेशंस। तो लेजिस्लेटिव जो रिलेशंस हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, आर्टिकल 245 टू 255 इन पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रेजिडुअरी लेजिस्लेटिव पावर्स कन्फर्ड ऑन द फेडरल पार्लियामेंट। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजंस ऑफ 3 लिस्ट फॉर द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। Union list, state list, concurrent list. Mentioned in 7th schedule. Article 249 mention the legislative power of the parliament with respect to the subject in the state list. Administrative relations, Article 256 to Article 263 in Part 11 of the Constitution. Next point है control over the states in certain cases by the union government. Article 263, the President has the powers to establish an interstate council to coordinate between the center and the states. Financial relations में the Article 268 to 293 in the Part 12 of the Constitution. Establishment of Contingency Fund of India, Article 263, 267. Establishment of the Contingency Fund of States and the provision of grants from the union of some states. And next point है constitution of finance commission. नेक्स्ट है भाई emergency provisions। तो इस पेज को भी कंप्लीट कर लेते हैं भाई। emergency provisions, तो emergency provisions इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं फिर देखते हैं। तो emergency provisions, इंट्रोडक्शन प्रोविजन इन द पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट जरूर ध्यान रखना है किस पार्ट में दे रखा है एमरजेंसी के प्रोविजंस, ठीक है। तो 3 तरह की एमरजेंसी है। नेशनल एमरजेंसी, आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356 फाइनेंशियल एमरजेंसी, आर्टिकल 360 में दे रखा है। तो एमरजेंसी प्रोविजंस, बेसिस ऑफ प्रोक्लेमेशन वार एंड बेसिस ऑफ प्रोक्लेमेशन वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन and or armed rebellion. Next point है when the situation arises or when there is a imminent danger thereof। एक मिनट रुकिए भाई, इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है बहुत जूम करने पे। when there is a imminent danger thereof by next point है by the president on receipt of a written decision of the union cabinet, approval of the proclamation by both the houses, a special majority within 1 month। ठीक है भाई, तो प्रोक्लेमेशन के बारे में दे रखा था, तो इमरजेंसी के बारे में। तो अब देखते हैं प्रेसिडेंट रूल। तो मेंशंस है अंडर आर्टिकल 356 के अंडर मेंशन है बेसिस ऑफ प्रोक्लेमेशन। तो इसमें क्या होता है, एक मिनट रुकिए जूम करते हैं पहले। इफ़ द प्रेसिडेंट ऑन रिसिप्ट और रिपोर्ट फ्रॉम गवर्नर ऑफ स्टेट सॉरी गाइस थोड़ी तबीयत खराब है भाई। तो इफ़ द प्रेसिडेंट ऑन रिसिप्ट और रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर
of the state or otherwise is satisfied that situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of this constitution, the president may by proclamation special the president enjoys all the powers of the state government. नेक्स्ट इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं. द एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय द प्रेसिडेंट बाय द पार्लियामेंट. द एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय द पार्लियामेंट. नेक्स्ट पॉइंट है द अप्रूवल रिक्वायर्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जो है अप्रूवल रिक्वायर्ड है विद इन 2 months ऑफ इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन. अप्रूवल बाय द बोथ द हाउसेज एंड द टर्म ऑफ बोथ द हाउसेज का मतलब लोकसभा राज्यसभा है. आप इस बात को समझ लेना अच्छे से. द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इज 6 months. पार्लियामेंट्स अप्रूवल एवरी 6 months. एक्सटेंशन अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years. ठीक है भाई. तो आज के लिए इतना बहुत है भाई. बाकी कल फाइनेंशियल इमरजेंसी देख लेंगे. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कल. तो अब हमारा जो भी 10 पेजेस और बचे हैं इन्हें कंप्लीट कर लेंगे कल हम. तो भाई आने वाली क्लासेस के लिए ठीक है. इसके अलावा जो आपकी स्पीड की है करंट अफेयर्स की 2025 की, ठीक है, वो भी कवर करा दूंगा मैं. PYQ किसी को देखने हैं, आंसर की किसी को देखनी है तो उसकी भी क्लासेस डली हुई हैं, आप वो देख सकते हैं. तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए. ठीक है. बाकी देखिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए. ठीक है, आप देख लेते हैं लेकिन लाइक शेयर नहीं करते हैं. तो ये जो एफ़र्ट लगाए जा रहे हैं आप लोगों के लिए हैं. ठीक है, मेरे पास कोई ऐसी बहुत ज़्यादा टीम नहीं है. इस फैमिली को बड़ा करना है, लोगों तक चीज़ों को पहुंचाना है, ताकि जिनके पास बुक्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते जो, वो यहाँ से पढ़ सकें भाई. ठीक है, जो बुक में दे रखा है वो सारी चीज़ें आपको डिलीवर हो रही हैं. कोई भी पॉइंट या कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी. तो इस बात का ध्यान रखें भाई. बाकी आपका काम है अपने रिव्यूज़ देना, अपना जो सजेशन है वो दे सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, और आप पढ़ते रहिए भाई. ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम होगा, अदरवाइज़ देखिए आप 4-5 साल लगा देंगे उसमें कुछ फ़ायदा होगा नहीं किसी भी एक एग्ज़ाम को लेके. तो फटाफट 6 से 7 महीने में पढ़ के अपना कंप्लीट करिए. ठीक है भाई. तो ये हमारी 4th क्लास थी आज. तो इससे पहले 3 क्लासेस आ चुकी हैं, नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें. इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस क्लास के. ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना. इन्फॉर्मेशन वहाँ जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी सारी. ठीक है भाई. और PDF देखिए भाई, इस बुक को आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं. कॉपीराइट का इशू रहता है तो PDF मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता. इस बात का आप भी थोड़ा सा सोचिए. बाकी कुछ अगर अरेंजमेंट हो पाएगा तो मैं देख लूँगा. बाकी आप बुक को परचेज कर सकते हैं, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. हम सारी बुक्स को कवर कर लेंगे यहाँ पे, जो भी हमारे काम की इम्पोर्टेंट बुक्स होंगी. ठीक है भाई. बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और अगर क्लास पसंद आ रही है तो जो है लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ. ठीक है, और अगर आपका कोई रिव्यू है, आपका कोई सजेशन है तो वो दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में. ठीक है. तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. गुड बाय, जय हिंद. तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम कल फाइनेंशियल इमरजेंसी से, पेज नंबर 55. टोटल जो पेजेस हैं 69 है, कवर कर लेंगे कल, कवर हो जाएगी हमारी. चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.